हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सुरेंद्र चावला को। अगला है, यूपी के किस जिले के तेलिया अफगान का नाम अब जल्द ही बदल जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देवरिया का एक गाँव है तेलिया अफगान और इसका नाम क्या होगा? तो आपको याद होगा तेलिया शुक्ल इसका नाम किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ये PDF बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF बुक है ये जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की है, यानी लास्ट 6 मंथ की। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है या इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको साइट पर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रयागराज में। अगला है, किस खेल से संबंधित दिग्गज खिलाड़ी गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया है? तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास का ऐलान किया? तो इनको सभी जानते होंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, सानिया मिर्जा। अगला है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो ये की है विराट कोहली ने। अगला है, PM मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, कर्नाटक में। अगला है, क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के हैं, नाम ध्यान रखेंगे, ड्वेन प्रिटोरियस। अगला है, इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बेंगलुरु में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में जो गाजियाबाद है ये प्रदूषित शहरों में किस स्थान पे रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये रहा है तीसरे स्थान पे। दोस्तों, CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसके द्वारा अभी जो है ताजे आंकड़े जारी किए गए साल 2022 के। तो जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा रहा? तो वो रहा है दिल्ली। NCAP ट्रैकर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जो PM लेवल है वो कितना रहा? तो 2.5 का प्रदूषण था, जो सामान्य और सुरक्षित लेवल से दोगुने स्तर पर था। दिल्ली के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर फरीदाबाद जो कि हरियाणा का है और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का है। इस लिस्ट में बिहार का जो पटना है वो शहर चौथे स्थान पर रहा और बिहार का ही मुजफ्फरपुर ये 5वें स्थान पर रहा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अभी जो है ताजे आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके अनुसार ये बताया गया है कि 21 शहर का स्थान जो है प्रदूषित शहर की लिस्ट में पहले नंबर पर है, किसका? दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो दिल्ली रहा। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है फरीदाबाद जो कि हरियाणा का एक शहर है। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। तो ये आप तीनों ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो PM लेवल है वो 2.5 का रहा। तो यहाँ पे PM का मतलब क्या है? तो वो आप ध्यान रखेंगे, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, ये ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म PM का। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली, और जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है ये तीसरे स्थान पर रहा। अगला है, हाल ही में यूपी के किस शहर में विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का एक गिद्ध मिला? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कानपुर में। पहले आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं, ये जो गिद्ध है वो हमारे यूपी के कानपुर में भी मिला है। ठीक है, इसके बारे में आपको दिखाते हैं।
दोस्तों यूपी के कानपुर में एक विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध मिला है। कहाँ पे मिला है? तो बेना झाबर में ईदगाह के पास ये मिला है। वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस गिद्ध को पकड़ करके चिड़ियाघर प्रशासन को सौंप दिया है। अब ये जो गिद्ध है इसको 15 दिन क्वारंटीन में रखा गया है। इस दौरान उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पूरी बात क्या है? तो देखिए कानपुर जो शहर है यहाँ पे ये गिद्ध पाया गया, ठीक है। जो बेना झाबर में ईदगाह है वहाँ पर ये गिद्ध था। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस गिद्ध को पकड़ा। यहाँ पर आप इसकी इमेज देखिए। ये जो गिद्ध है इसकी विशेषता ये है कि ये आकार में काफ़ी बड़ा गिद्ध है और ऐसे जो गिद्ध हैं वो इंडिया में विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके जो पंखे हैं ये 5 फीट लंबे हैं। ये बताया गया है कि ये जो गिद्ध है इसके पंखे 5 फीट लंबे हैं और इतना बड़ा जो गिद्ध है वो हमारे इंडिया में शायद अभी विलुप्त होने की कगार पे है और ये हिमालय में पाया जाता है। ये जो प्रजाति है वो हिमालयन प्रजाति है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसको पकड़ा और उसके बाद उन्होंने जो है सूचना दी है। वहाँ पे पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद इस गिद्ध को पकड़ करके चिड़ियाघर प्रशासन को दे दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है अभी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि हिमालयन प्रजाति का जो विलुप्त प्रजाति एक गिद्ध है वो कहाँ पे पाया गया, तो ये कानपुर में मिला है। अब इस गिद्ध के आ जाने से कानपुर चिड़ियाघर में हिमालयन गिद्ध की संख्या 2 हो गई है। इससे पहले कानपुर चिड़ियाघर में एक हिमालय गिद्ध रह रहा था। यह गिद्ध बेहद विशाल है। इसकी हाइट 2 फुट है और वहीं इसके पंख जो है वो 5 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो एक विशालकाय विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध है वो अभी इंडिया में पाया गया। तो कहाँ पे? तो यूपी के कानपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के दानिश खान है। दोस्तों मुजफ्फरनगर के, ध्यान रखें कहाँ से हैं, मुजफ्फरनगर के आर्थोपेडिक सर्जन दानिश खान ने पटियाला में ऑल इंडिया ओपन शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। डॉक्टर दानिश खान ने स्कीट शूटिंग में प्रतिभाग करते हुए 67 अंक हासिल किए। उन्होंने बताया कि दिसंबर में जयपुर में हुई ऑल इंडिया दिग्विजय सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। यह हाल ही में मुजफ्फरनगर के जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर दानिश खान, तो इन्होंने जो ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे दानिश खान और यहाँ आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन से देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चाहे तो इसे नोट भी कर लेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने अभी जो है नई रैंकिंग जारी की है और इसमें दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की ताकत यानी कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है ये दिखाया गया। इसमें 199 पासपोर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो जापान का पासपोर्ट है, ध्यान रखेंगे, जो जापान का पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत पिछले साल 87वें नंबर पे था, लेकिन इस बार इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ और जो इंडिया का पासपोर्ट है वो पहुंच गया है किस स्थान पे? 85वें स्थान पे। नई रैंकिंग के मुताबिक जो पाकिस्तान है जो कि पड़ोसी देश है, तो इसको भी आप देख लेंगे। जो पाकिस्तान है ये दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट रहा। इस साल जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो 106 पहुंच गई। पाकिस्तान से नीचे कौन कौन से देश हैं? तो सीरिया हो गया, इराक हो गया और अफगानिस्तान हो गया। यानी कि यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, अगर ये कहा जाए कि दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट किसका है तो वो है अफगानिस्तान का, नंबर 1 पे। इराक इसमें दूसरे स्थान पे आता है, सीरिया इसमें तीसरे स्थान पे आता है, जो पाकिस्तान है ये इसमें चौथे स्थान पे आता है। दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट किसका है? पाकिस्तान का है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जापान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इससे मतलब क्या है? इंडिया की रैंकिंग 85 पे पहुंची है, तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों क्या है कि जिस देश की भी रैंकिंग जितनी बेहतर होती है वो उतने ही अधिक देशों में क्या करता है, उतने ही अधिक देशों में फ्री वीज़ा के पहुंच को प्रदान करता है।
यानी अब अगर जैसे देखा जाए जापान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जापान का पासपोर्ट रखने वाले लोग 193 देशों की यात्रा जो है वो फ्री वीज़ा के कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप। अगर जापान की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 193 देशों की यात्रा जो है बिना वीज़ा की जा सकती है, जिसके पास जापान का वीज़ा होगा वो लोग, सॉरी पासपोर्ट होगा। जिनके पास भी जापान का पासपोर्ट होगा वो बिना वीज़ा के 193 देशों में यात्रा कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें जिसकी रैंकिंग 85 स्थान पे है, तो अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे भारत का जिसके पास भी पासपोर्ट होगा, भारतीय पासपोर्ट होगा, उसके माध्यम से लोग कितने देशों में, तो ध्यान रखेंगे आप 59 देशों में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। वहीं जो पाकिस्तान है जो कि सबसे खराब पासपोर्ट की रैंकिंग में चौथे स्थान पे है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 106वें स्थान पे पहुंच गया है। तो ये कितने देशों में फ्री वीज़ा की यात्रा इसके माध्यम से की जा सकती है, तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट से 32 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा की जा सकती है। तो ये रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी ध्यान रखेंगे कितने देशों में फ्री वीज़ा की यात्रा की जा सकती है। ठीक है, जापान 193 और इंडिया 59। अगला है, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी शॉ। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं पृथ्वी शॉ। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रणजी ट्रॉफी स्कोर बनाया। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ मुंबई के ग्रुप बी मैच के दौरान दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुल 379 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के भाऊ साहेब निम्बालकर के नाम पर है, जिन्होंने दिसंबर 1948 में काठियावाड़ के खिलाफ 443 रनों की नाबाद पारी खेली थी। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम भी, और जो पहले स्थान पर हैं उनका नाम भी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम पे है, तो वो है भाऊ साहेब निम्बालकर के नाम पे, जो कि महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने 1948 में कितने रन बनाए थे, तो उन्होंने 443 रन की पारी खेली थी। तो ये रिकॉर्ड अभी भी उन्हीं के नाम पे बना हुआ है, जो कि 1948 में बनाया गया था। और अभी जो पृथ्वी शॉ हैं इन्होंने रन बनाए हैं, और ये दूसरी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, यानी इनसे ये कम रहे, कुल मिलाकर के 379 रन की रहे हैं उस पारी के दौरान। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे पृथ्वी शॉ, और किसका नाम ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के भाऊ साहेब निम्बालकर का। अगला है, फिल्म RRR की सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, M कीरावनी। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR की सॉन्ग नाटू नाटू को जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड में RRR को 2 कैटेगरी, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। RRR का यह हिट सॉन्ग M कीरावनी द्वारा कंपोज किया गया। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जो फिल्म है RRR, इसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इसे जो है अभी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो फिल्म है RRR, इसी 2 कैटेगरी में इसको जो है नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, किस किस कैटेगरी में, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए क्या इसको नॉमिनेट किया गया था, और सॉन्ग कौन सा था, नाटू नाटू। और इसके अलावा बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के रूप में भी इसको नॉमिनेट किया था ग्लोबल ग्लोब अवार्ड में। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो गाना है नाटू नाटू, इसको किसने कंपोज किया है, तो उसका नाम भी ध्यान रखना है आपको, M कीरावनी ने इसको जो है कंपोज किया। अगला है, हाल ही में भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, यानी ऑस्कर 2023 के लिए भारत की किस फिल्म को जो है नॉमिनेट किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों फिल्में यहाँ पे जो देख रहे हैं इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। दोस्तों, हाल ही में जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसको जो है ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। वहीं अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और
दर्शन कुमार सभी को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में चुना गया। इस बार ऑस्कर्स के लिए दुनिया भर की 301 फीचर फिल्मों को चुना गया है, जिनमें कुछ फिल्में इंडिया की भी हैं। यानी द कश्मीर फाइल्स ये इंडिया की फिल्म है। इसके अलावा भी और भी कई सारी फिल्म हैं जिनको ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसके अलावा कौन कौन सी फिल्में हैं? तो इसके अलावा एस राजामौली की RRR, ऋषभ शेट्टी की कांतारा, संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी समेत गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो छेल्लो शो भी इसमें शामिल है। तो ये तो फिल्में हैं इंडिया की जिनको शामिल किया गया। इसके अलावा भी फिल्म है, मराठी फिल्म है मी वसंतराव, उसका नाम ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक फिल्म और है R माधवन की रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, और विक्रांत रोना का भी नाम इसमें जो है शामिल किया गया। तो इन सभी को क्या किया गया है, 2023 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये ध्यान रखेंगे बात, इनको क्या किया गया है, अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ये आप सारी फिल्में जो है वो ध्यान रखेंगे। जो प्रमुख फिल्में हैं जैसे द कश्मीर फाइल्स है, ये काफ़ी अभी जो है चर्चा में है। तो द कश्मीर फाइल्स हो गई, इसके अलावा और भी यहाँ पे जो सारी फिल्में दी गई हैं इनको आप जो है ध्यान रखेंगे। क्या किया गया, इनको ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। अगला है, हाल ही में कौन सा भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेरूप। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूप 9 जनवरी 2023 को भारत में लॉन्च किया गया। पेरूप वेब 3.0 की बेहतरीन तकनीकी के साथ बनाया गया। पेरूप एक उत्कृष्ट उपयोगकर्ता अनुभव के साथ एक उन्नत डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करता है। पेरूप जो एप्लीकेशन है, इसके उपयोगकर्ता यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं, अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड DTH को रिचार्ज कर सकते हैं और उपहार कार्ड भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो काम हैं ऑनलाइन पेमेंट के, वो सारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से किए जा सकेंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे कि हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप जो है वो लॉन्च किया गया 9 जनवरी 2023 को। किस नाम से? तो ये पेरूप के नाम से। अगला है, 11 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। दोस्तों, हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य है वो मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उनकी रक्षा करना, यही इस दिवस का उद्देश्य होता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। अगला है, कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करेगा? तो जो हमारा इंडिया है ये इस समिट का आयोजन करेगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों, 12 और 13 जनवरी को जो भारत है ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर बैठक का आयोजन करेगा। ठीक है, आयोजन करेगा या आप कह सकते हैं आयोजन कर रहा है, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर बैठक का जो सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो वो इंडिया में किया जा रहा है 12 और 13 जनवरी के बीच। इसमें 120 से अधिक देश जो है इसमें शामिल होंगे। तो इस बात को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे 12 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, केरल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर से किया करो दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।